Hello and Assalamu alaikum dear students, continuing with our class 10th बायोलॉजी लेक्चर्स। आज हमने टॉपिक जो चूज़ किया है उसका नाम है रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा यू नो दैट यस्टरडे वी हैड ए थॉरो डिस्कशन ऑन फोटोसिंथेसिस। काफ़ी सारे बच्चों ने वो वीडियो देखा है और उस पर कमेंट्स भी किए हैं ग्रुप्स में। तो आज हम रेस्पिरेशन बताएंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेसिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेसेस। जो भी लिविंग चीज़ होती है उसमें एक फंडामेंटल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन हम कॉमनली समझते हैं कि ऑक्सीजन अंदर लेना और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। ठीक है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन, दिस कंसेप्ट। बट इसको थोड़ा और अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, तो इसमें से आपको थोड़ा और नई नई चीज़ें निकल के सामने आएंगी। तो सबसे पहली बात ये है कि हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हर बार हम ऐसे कंसेप्ट को डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो अपनी अगर बात करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हम ऑक्सीजन को अंदर ब्लड तक ले जाते हैं। ठीक है, हमारा जो एल्वियोल है वहाँ पे वो डिफ्यूज़ होता है ब्लड में, और फिर ब्लड में ये ऑक्सीजन जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स तक। वहाँ पे ये ऑक्सीजन की वजह से फूड जो है, जो ग्लूकोज होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया, मैंने कल आपको इसका फॉर्मूला बताया, ये ग्लूकोज है C6H12O6। जैसे ये ब्रेक डाउन होता है, ये जल जाता है, तो इसके बॉन्ड्स टूटने की वजह से एनर्जी निकलती है, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। ठीक है, वाटर, यानी जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो इस प्रोसेस को जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके एनर्जी निकले, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ब्रेक होती है। ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और फिजिको केमिकल है। फिजिको केमिकल क्यों है? फिजिको इसलिए, फिजिकल मतलब कि पहले ऑक्सीजन को फिजिकली अंदर लेना होता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है, तो फिजिकल प्रोसेस है। अंदर जाके ये केमिकल पे एक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है वहाँ पे, तो केमिकल प्रोसेस हो गया। चूँकि बड़ी चीज़ टूट के छोटी बन जाती है, इसलिए कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। तो अब सबको मिला के एक अच्छी डेफिनेशन बना सकते हैं हम। इट इज़ ए कैटाबॉलिक फिजिको केमिकल प्रोसेस। पहला हमने यहाँ तक समझा दिया, कैटाबॉलिक क्यों है, फिजिकल क्यों है, केमिकल क्यों है, फिजिको केमिकल किस तरह से है। सो इट इज़ ए कैटाबॉलिक फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच फूड like glucose breaks down to release energy along with some byproducts। ब्रॉडली ये आएगी। तो यूजुअली बुक्स लिखती है इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट मैंने अभी बोला आपको कि ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन होगी, विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन होती है, जिसको हम एनारोबिक बोलते हैं। सो इसीलिए हमने सीधा वर्ड यूज़ किया ब्रेक डाउन। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ये नहीं लिखा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एक तो एनर्जी रिलीज करेगा और उसके साथ साथ
कुछ बाई प्रोडक्ट होता है जो एनर्जी के अलावा जो बाकी चीज़ें निकलेंगी, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह, कभी कभी लैक्टिक एसिड हो सकता है, कभी कभी अल्कोहल हो सकता है. सो इट इज़ बेसिकली कैटाबॉलिक फिजिको-केमिकल प्रोसेस इन विच फूड लाइक ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू रिलीज एनर्जी अलॉन्ग विथ सम बाई प्रोडक्ट्स. तो ये हो गई रेस्पिरेशन की डेफिनेशन. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं दिस व्हेन दिस breakdown of glucose occurs in presence of ऑक्सीजन. ठीक है, ज़्यादा बेटर रहता अगर हम लिखते occurs with the help of oxygen या with the involvement of oxygen. तो इतना ये भी चलेगा, ये भी मीनिंग देगा. occurs in presence of oxygen, comma, we call it aerobic respiration. But when the process of respiration takes place विदाउट ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के बगैर होगा, विदाउट ऑक्सीजन कामा, वी कॉल इट एनारोबिक रेस्पिरेशन. इस तरह से इसका पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. अब हम इसकी एग्जांपल देंगे, रिएक्शन देखेंगे. द रिएक्शन कैन बी रिटन एज, ये एराबिक वाली होगी. C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. बाद में इसको बैलेंस करेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इस तरह से, ये रिएक्शन लिखेंगे, सॉरी. ठीक है, तो ये क्या देगा, इट फॉर्म्स ये 6 टाइम्स है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. ये अगर वो 6 टाइम्स आता है, आई थिंक ये भी 6 टाइम्स आएगा. आप खुद ही बैलेंस कर सकते हो, ये उतना बड़ा मसला है नहीं. इसको यहाँ लिखोगे या फिर भी ग्लूकोज, ये पता है ऑक्सीजन, इसका पता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर. इस तरह से आपकी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे. और फिर इसके हम लिखेंगे एरोबिक respiration can have 3 फेज. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसकी 3 फेज या 3 स्टेज हो सकते. पहला फेज आएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको हम विद द हेल्प ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अंदर ले जाते हैं. तो ये पहला फेज आएगा इसमें, जिसको हम ब्रीदिंग स्टेज भी कहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे फर्क आपको लगेगा, डिफरेंस लगेगी बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग में क्या होता है, इट इज़ सिंपली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और रेस्पिरेशन में हमने अभी बोला, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है और वहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलता है और फिर आके वो लंग्स तक पहुँच जाएगा या उस ऑर्गन तक जहाँ से इसको बाहर फेंकना है. तो ब्रीदिंग जो है ये सिंपली फिजिकल प्रोसेस है. इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्जन या एक्सपेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है एसेंशियली ये ब्रीदिंग होती है. इट इन्वॉल्व्स intake of oxygen from the environment. याद रखो, environment जो है
इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जो हमारा एनवायरनमेंट है ये पानी भी हो सकता है, क्योंकि मनी ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी में रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। सो एनवायरनमेंट ये हो सकता है लिक्विड भी और गैसियस। तो एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन अंदर आएगा, इट इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड its exchange with blood at the respiratory organ। जिस इंसान में जिससे हमने ऑक्सीजन अंदर लिया तो वो लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई में पहुंच के फिर ये वहाँ से डिफ्यूज़ होता है ब्लड में, छोटी छोटी वीन्स के बीच से निकल के ब्लड में जाता है ये। तो उसका मतलब उस टाइम तक जो वहाँ तक जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और अंदर जाके ब्लड तक पहुँचाना है इसको, बस। ब्लड से आगे जब जाएगा तब वो सेल में पहुँचेगा, और सेल में जब एक्सचेंज होगा, ब्लड से सेल में जब जाएगा, उसको हम एक और नाम देंगे, ठीक है। तो वो इसका फेज़ 2 में आ जाएगा। फेज़ 1 में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ गया, जिसमें मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर आता है। ये अगर एल्वियोलाई बनाऊंगा मैं, अगर एल्वियोलाई बनाऊंगा मैं, ये लंग्स के बीच में होते हैं, ठीक है, लंग्स के बीच में होते हैं ये। तो एल्वियोलाई जो है इसमें ब्लड वेसल्स होती है इसे। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो है वो जाएगा किसमें, ब्लड वेसल में, और फिर ब्लड जो है इसको आगे बढ़ाएगा। तो वहाँ तक जब तक ये एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा इंसान के मामले में, उस वक्त तक हम इसको कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे ही अब ये आगे बढ़ेगा तो आगे इसका फेज़ 2, इसका हम बोलेंगे इंटरनल। इंटरनल में क्या होगा कि ब्लड, ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड से सेल में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इन दिस स्टेज या इन दिस फेज लिख सकते हो आप। इस तरह आप इसको लिख सकते हो। इन दिस स्टेज ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द सेल, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द सेल फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, इनटू द सेल फ्रॉम द ब्लड एंड, और वहाँ से वापस क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज बैक फ्रॉम सेल टू ब्लड। अब जैसे ही ऑक्सीजन सेल में पहुंच गया तो सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एक्चुअल रिएक्शन होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसको हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। यही एक्चुअल रेस्पिरेशन जो है यही है। इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, पता है आपको, 9th में पढ़ा है, टू रिलीज एनर्जी एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स। उनका नाम नहीं देंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह, उनका नाम नहीं देंगे। तो इस तरह से रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ तक जाके कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक, इसकी जो टाइप्स हैं जो पर हमने थोड़ा डिस्कस की, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है एरोबिक और एनारोबिक में। तो ये सिमिलर तो है नहीं, पहले ही हमने बोल दिया कि जो एरोबिक है उसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है, और जो एनारोबिक है वो बिना ऑक्सीजन के होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन हम इस वक्त करते हैं कंटिन्यूसली, और जो हमारी डीप मसल्स हैं या काफ़ी सारे बैक्टीरिया है या यीस्ट है, उनमें एनारोबिक होती है। तो हम यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाएंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक।
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनमें डिफरेंस बोलनी है, ठीक है। सबसे पहले जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि इसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है और उसमें ऑक्सीजन की कोई इस्तेमाल ऑक्सीजन का नहीं होता। लिखो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे इसको थोड़ा अच्छा करके, इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल in presence of oxygen। इसी को आपको ठीक उल्टा करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस यहाँ पे प्रेजेंस, वहाँ पे एब्सेंस, तो ये याद रखना भी बड़ा आसान है। इट इन्वॉल्व्स क्या लिखा हमने, फूड मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद समझेंगे। क्या लिखोगे, इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहला पॉइंट। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके बिना रिएक्शन होती है, उसके बिना एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो उसका अभी हमने एक और पॉइंट बोल दिया कि ये जो है ये होती है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, इट टेक्स प्लेस। अभी हमने बोला कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे लिखोगे ये आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होती है। इट टेक्स प्लेस आउटसाइड, हाँ, आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये आगे दूसरा डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ऑक्सीजन यूज़ होता है, और वो जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में होती है। एक और आएगा ये, जैसे हमने पहले ही देखा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बनेगा, CO2 इज़ ऑलवेज रिलीज्ड, हमेशा रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। CO2 में और may not be released, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये भी याद रखना उतना मुश्किल नहीं है कि CO2 रिलीज होता है कि नहीं होता है। तो उसका मतलब यहाँ से एक और पॉइंट निकालेंगे कि जो इसका एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट are always CO2 and H2O। वहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो है वो CO2 हो भी सकता है, नहीं भी, और कभी कभी CO2 जो है उसके साथ साथ जो है वो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल भी रिलीज होते हैं। एंड प्रोडक्ट may be CO2 and lactic acid and alcohol, ठीक है। वहाँ पे लैक्टिक एसिड और अल्कोहल भी बन सकते हैं, CO2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे CO2 और H2O दोनों रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा तेज़, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है। नंबर 5, मोर एनर्जी ATP की शक्ल में मौजूद होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो हम भूल गए, वहाँ पे हमें लिखना था, इसमें हमें लिखना था डेफिनेशन में कि एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड ATP, ठीक है, ये लिखना था हमें, वहाँ भूल गए हम। मोर एनर्जी यानी ATP, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड हियर। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक में लेस एनर्जी। यानी ये मेथड
काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तेज़ है, और वो मेथड जो है ये उतना तेज़ नहीं है। तो ये मेथड नॉर्मली कंटिन्यूसली होता है, खासकर हम में इस वक्त जो प्रोसेस होता है वो एरोबिक वाला होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो एनारोबिक है वो हमारी मसल सेल्स में, जब हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तब जब हमारी मसल सेल्स जो है उनमें ऑक्सीजन जल्दी नहीं पहुंचता है, तो वहाँ पे उस वक्त एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। उसकी वजह से थकावट वगैरह इसीलिए आती है, फिर मसल क्रैम्प होते हैं, हम थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज़ होती है, और ये मजबूरी की हालत में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। यूजुअली एरोबिक रेस्पिरेशन हर एक में हो जाती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देंगे अब हम। हाँ, इसकी एग्जांपल में, चलो एग्जांपल से पहले इसकी वो रिएक्शन लिखेंगे मेरे ख्याल से, ताकि आपको याद रहेगा। इसकी रिएक्शन हमने पहले ही लिखी है, अभी कुछ देर पहले हमने लिखी कि यहाँ पे क्या होता है। सपोज ग्लूकोज है C6H12O6, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा 6 टाइम्स, और ये दोनों जो है ये इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन करके ये बनाएगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए हमें रिएक्शन जो है रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 650 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे उससे बहुत कम होती है। तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसकी ये रॉड रिएक्शन लिखो इसकी। चलो यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे सबस्ट्रेट है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल बनता है इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल ये जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकता है, ये आएगा 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स CO2, बैलेंस करो 6 2 चलो प्लस एनर्जी लिखो साथ में, एनर्जी यहाँ पे मैंने बोला नियर अबाउट 650 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, और वहाँ पे मुश्किल से 50 कैलोरीज के आसपास निकलती होगी, ठीक है। वहाँ 50 किलो कैलोरीज, यहाँ पे उससे ज़्यादा। अब एग्जाम्पल्स, इट टेक्स प्लेस इन most of animals and plants, यहाँ पे it takes place in bacteria, yeast, एक्स्ट्रा। मैंने बोल दिया कि जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं किसी काम में, तो उस वक्त जब बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या कोई हेवी काम करते हैं, तो उस वक्त हमारी मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। उसमें लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बन सकता है, इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से 7 डिफरेंस बहुत है इसमें। तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP जो है ये इसके जो बॉन्ड्स है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जमा हो देती है। तो ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ATP, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और यहाँ पे बहुत कम एनर्जी, बहुत कम ATPs बनते हैं। तो दैट मीन्स ये एफिशिएंट मेथड है और ये थोड़ा इनएफिशिएंट मेथड है। ये भी आप एक डिफरेंस लिख सकते हो, इट इज़ हाईली एफिशिएंट, इट इज़ लेस एफिशिएंट। तो वैसे 7 डिफरेंसेस, बहुत पॉइंट्स होते हैं 7। तो नेक्स्ट टाइम हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे इंशाल्लाह। तो तब तक आप इन चीज़ों को, पॉइंट्स को नोट कीजिए और अपना फीडबैक फिर से दीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।